हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने विकसित और आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों में मुख्य अंतर जाना था, उसकी विशेषताएं जानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में जाना था कि वे कैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से किन किन अनाजों के दानों के अवशेष मिले हैं, किन किन जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, इस बारे में भी हमने जानकारी प्रदान की थी आपको। और अंत में इस सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन जो कृषि के संकेत मिले हैं वो कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बताए थे। मुख्य रूप से बानावाली से मिट्टी का हल्का प्रतिरूप, कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेतों का साक्ष्य, शोरतुगई अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष और धोलावीरा गुजरात से बांधों के अवशेष। तो ये कृषि संकेत, इस प्रकार के कृषि संकेतों के बारे में आपको बताया गया था। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता, उसका शहरी नियोजन, इसके बारे में जानकारी करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता थी उसका शहरी नियोजन, अर्थात शहरों का विकास, शहरों का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियां विद्यमान थी, लेकिन वो इस तरह से विकसित नहीं हो पाई कि वो शहरों का रूप ले पाए। तो शहरों का उद्भव तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहे उसमें ही हुआ था। उससे पहले जो संस्कृतियाँ विद्यमान थी वो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। हड़प्पा सभ्यता में भी विभिन्न शहरी केंद्रों का विकास हुआ था। मुख्य शहरी केंद्रों की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बानावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, ये मुख्य शहरी केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से भी पहले खोजा गया स्थल मैंने आपको पहले बताया था, हड़प्पा था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, 1921 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, राखालदास बनर्जी ने नहीं। मैंने पिछले वीडियोज में दयाराम साहनी की जगह राखालदास बनर्जी का नाम ले लिया, तो इस जानकारी को आप अपनी नोटबुक में सुधार लेवे, अपडेट कर लेवे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। कई विद्वानों ने इसे मुर्दों का जीवित शहर भी कहा है। अब ये जानना आवश्यक है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है। तो ये जानकारी भी आपको विशेषतया ध्यान में रखनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो है कहाँ। मोहनजोदड़ो और बाकी सारे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो भी पूरा स्थल थे, जो भी शहर थे, उन सब का निर्माण ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ था। ग्रिड पद्धति, जिसे हिंदी में जाल पद्धति भी कहते हैं। ग्रिड पद्धति मतलब सड़कें एक दूसरे को आमने सामने समकोण कर काटती हैं। मैं आपको यहाँ पर उसका चित्र ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि ग्रिड पद्धति कैसी होती है। जैसे ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क को काटती हुई ये दूसरी मुख्य सड़क जो कि बिल्कुल इसके समकोण पर काट रही है, और यहाँ पर ये गलियों का निर्माण कुछ इस तरीके से, ऐसे। और फिर आवासों का निर्माण यहाँ पर बीच में जो जगह बचती है, यानी हर घर गली के किनारे स्थित होता था।
और गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये ही है सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रिड पद्धति, जो कि उसके हर शहर में मुख्यतया देखने को मिलती है। तो ये भी एक अनूठी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन की। तो ये खास तौर पर आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। चित्र के माध्यम से आपने ग्रिड पद्धति के बारे में जाना था। अब मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक भाग उसके पश्चिम में स्थित था और एक भाग उसके पूर्व दिशा की ओर स्थित था। पश्चिम दिशा में जो भाग स्थित था उसे विद्वानों ने दुर्ग का नाम दिया है, और पूर्व भाग में जो भाग स्थित था उसको विद्वानों ने निचला शहर का नाम दिया है। इन दोनों में मुख्य अंतर है कि दुर्ग अपेक्षाकृत छोटा था और निचला शहर अपेक्षाकृत बड़ा था। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि दुर्ग अपेक्षाकृत थोड़ी ऊंचाई पर निर्मित था और निचला शहर जमीन पर अवस्थित था। और तीसरा मुख्य अंतर है कि दुर्ग में कुछ खास लोगों के आवासीय भवन थे, जबकि निचले शहर में सभी आम लोगों के आवास निर्मित थे। यानी निचला शहर आम लोगों की बस्ती थी और दुर्ग था वो खास लोगों की बस्ती थी। ठीक है, तो दुर्ग है वो पश्चिम भाग में स्थित था और निचला शहर पूर्व भाग में स्थित था। तो इस प्रकार से हड़प्पा की संरचना के बारे में आपको जानकारी दी गई। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहरों का निर्माण हुआ है उन सब में जो भी ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन उनका अनुपात की बात करें तो लगभग हर जगह पर 1:2:4 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया गया है। अर्थात ईंटों की ऊंचाई 1, चौड़ाई उसका 2 और लंबाई उसका 4, इस अनुपात में बनाई जाती थी और प्रयोग में ली जाती थी। तो ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 1:2:4 था। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की एक सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है उसकी नियोजित जल निकास प्रणाली। ये भी एक अनूठी विशेषता है। नियोजित जल निकास प्रणाली का तात्पर्य है कि जिस तरह से मैंने जो बताया था आपको ग्रिड पद्धति के बारे में कि कैसे उन्होंने एक नियोजित प्लान बनाया था, प्लान के अनुसार शहरों का उन्होंने निर्माण किया और मुख्य सड़कें उसको काटती हुई दूसरी मुख्य सड़क, उनके बीचों बीच में गलियां जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो गलियों के किनारे किनारे ही नालियों का भी निर्माण किया गया और उन नालियों का प्रयोग दूषित जल के निष्कासन हेतु किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की यह भी एक खास विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करें हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में और खास करके मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो का गृह स्थापत्य किस प्रकार का था। तो मोहनजोदड़ो में जो घर बने थे, जो आवास बने थे, वो मुख्यतया आंगन केंद्रित थे। यानी कि बीचों बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण कर दिया जाता था। निर्माण कुछ इस तरीके से होता था कि आप मुख्य मार्ग से सीधे आंगन में नहीं देख सकते हो। आप अगर मुख्य मार्ग में कोई राहगीर जा रहा है तो उसको घर का आंगन दिखाई नहीं देता था। अर्थात तो ये लोग अपने एकाकीपन को ज़्यादा महत्व देते थे, अपनी निजता को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इसलिए आंगन कुछ इस तरह से घर के बीचों बीच में बनाया जाता था और उसके चारों ओर कमरों का निर्माण कर दिया जाता था। आवास मुख्यतया जितने भी मिले हैं तो अधिकतर 2 मंजिला आवास मिले हैं। तो 2 मंजिला आवास में जो नीचे की मंजिल होती थी उनमें खिड़कियों का अभाव पाया गया है।
खिड़कियां नहीं मिलती हैं नीचे की मंजिल में। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य विशेषता है कि खिड़कियों का जो निर्माण है वो भूमि तल पर नहीं होता था, भूमि तल से ऊपरी मंजिल पर जो फर्स्ट फ्लोर का निर्माण किया जाता था उस पर खिड़कियों के अवशेष मिले हैं। और जब भवन 2 मंजिला है तो सीढ़ियों के अवशेष भी मिलने स्वाभाविक से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सीढ़ियों के अवशेष भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लगभग प्रत्येक घर में एक स्नान घर पाया गया है और स्नान घर का निर्माण भी पक्की ईंटों के फर्श से होता था। अधिकांश आवासों में कुओं का मतलब अवस्थिति भी पाई गई है, कुओं के अवशेष भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में से कम 700 कुओं के अवशेष पाए गए हैं। और कुओं का निर्माण कुछ इस तरीके से होता था कि राह चलता राहगीर भी उनका इस्तेमाल कर पाए, मतलब बाहर की ओर ही होता था, प्रवेश द्वार के निकट ही, तो जिससे राहगीर भी उस कुएं का आराम से प्रयोग कर सकता था। ये हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य का एक चित्र है, ये आवास का चित्र है। इस चित्र में आवास का ये मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ से घर में प्रवेश करते थे। ये गली के किनारे ही आवास का निर्माण हुआ था और यहाँ से जो भी राहगीर जाता था, गुजरता था, यहाँ 6 नंबर कमरे में कुआं था, तो राह चलता राहगीर यहाँ से प्रवेश करके इस कुएं का पानी का इस्तेमाल आराम से कर पाता था। तो कुओं का निर्माण लगभग इसी तरीके से हुआ है। इसके बाद अंतिम बात हम करते हैं, मोहनजोदड़ो में जो बस्ती थी वो 2 भागों में थी, एक तो था दुर्ग और एक था निचला शहर। तो दुर्ग में जो भी संरचनाएं मिली हैं उनमें से 2 संरचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। वो 2 संरचनाओं में से एक तो है विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब जलकुंड, एक बड़ा सा जलकुंड था, उसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ वो। और एक दूसरी संरचना थी विशाल माल गोदाम, जिसे भंडारागार भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, जो अनाज संग्रहण के लिए काम में आता था। तो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती, जो दुर्ग थी, उस दुर्ग में जो 2 संरचनाएं मिली हैं उनके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक विशाल स्नानागार और दूसरी संरचना है माल गोदाम। इसमें माल गोदाम बहुत बड़ा था, उसके अवशेष के रूप में उसका निचला भाग ही मिलता है, क्योंकि ऊपरी भाग उसका लकड़ी से निर्मित था ऐसा माना जाता है। तो उसका निचला भाग ही अभी अवशेष के रूप में पाया जाता है। और जलकुंड की बात करें, जैसे स्नानागार, विशाल स्नानागार की बात करें, तो मैं उसका चित्र यहाँ आपको बता देता हूँ। ये है मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त विशाल स्नानागार। इस स्नानागार को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ से, एक यहाँ उत्तर दिशा की ओर से और ये दक्षिण दिशा की ओर से। विद्वानों का अनुमान है कि इस जलकुंड का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए, यानी कि पवित्र डुबकी लगाने के लिए किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो 2 संरचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, विशाल माल गोदाम और विशाल स्नानागार। ये दोनों संरचनाएं मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से मिली हैं, निचला शहर से नहीं, है ना, ये भी ध्यान रखना है। दुर्ग क्षेत्र से मिली हैं। दुर्ग और निचला शहर के बारे में मैंने एक छोटी सी विशेषता थी वो बतानी बाकी रह गई थी, कि दुर्ग भी एक दीवार से घेर कर बनाया गया था, यानी दुर्ग के चारों ओर भी एक लंबी चौड़ी दीवार का निर्माण किया गया था और निचले शहर को भी एक दीवार से घेरा गया था।
तो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी जिसके दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर, तो दोनों को अलग अलग दीवारों के माध्यम से घेरा गया था। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। आज की इस क्लास में पेज नंबर 5 से लेकर 8 तक जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, आप पढ़ना एक बार पेज नंबर 5 से 8 तक, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बताऊंगा आपको। अब अंत में कुछ प्रश्न बनते हैं इस भाग से, उन प्रश्नों के बारे में मैं बता देता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अगर उत्तर खबर नहीं पड़े तो वीडियो को दोबारा देखना है और दोबारा ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न बहुत सरल हैं, समझ में आ जाएंगे आराम से। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की बस्ती किन दो भागों में विभाजित थी और उनमें 3 मुख्य अंतर कौन कौन से थे। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की 2 अनोखी विशेषताओं के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में निर्मित आवासों की मुख्य विशेषताएं बताइए। और अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से मिली 2 मुख्य संरचनाओं के बारे में बताइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं, अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, साथ ही कमेंट करके भी बताने हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो में क्या क्या चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो बताना, कैसा लगा वीडियो ये भी बताना, इसमें क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। तो उन सुधारों के बारे में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो कर देना, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।